नमस्कार दोस्तों, मैं काजल आपका स्वागत करती हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ओजांग टाइम्स पर। वक्त हो गया है खबरों के पोस्टमार्टम करने का, तो चलिए शुरू करते हैं। यूं तो हमारा देश भारत हर दिन एक नए मुकाम पर पहुंच रहा है और नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और इसी बीच देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत आए दिन नए नए मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है। बुधवार को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर से नौसेना के एक हेलीकॉप्टर से दागी गई स्वदेशी जहाज रोधी मिसाइल का पहला कामयाब परीक्षण किया, जिससे हमारी भारतीय नौसेना की ताकत और भी बढ़ जाएगी। चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाले इस नए हथियार का नाम है स्वदेशी एंटी-शिप मिसाइल। भारतीय नौसेना ने हवा में वो पराक्रम कर दिखाया। भारतीय नौसेना के लिए पहली बार हवा से लॉन्च किए जाने वाली ये स्वदेशी एंटी-शिप मिसाइल बनाई गई है, जिसने टेस्ट के दौरान पलक झपकते ही अपने टारगेट को तबाह कर दिया। DRDO के सूत्रों का कहना है कि इस अभियान ने अपने सभी उद्देश्य को पूरा किया। भारतीय नौसेना के लिए विकसित की गई हवा से प्रक्षेपित पहली स्वदेशी जहाज रोधी मिसाइल प्रणाली है। DRDO ने सभी प्रणालियों के प्रदर्शन को संतोषजनक बताते हुए कहा कि परीक्षण रेंज में सेंसर लगाए गए थे और मिसाइल के मार्ग की निगरानी की गई है। मिसाइल में कई नई तकनीक शामिल की गई है, जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्चर भी शामिल है। मिसाइल प्रणाली में अत्याधुनिक दिशा सूचक और एकीकृत एवियोनिक्स भी शामिल है। उड़ान परीक्षण को DRDO और भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने परियोजना टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने परियोजना में सहयोग के लिए भारतीय नौसेना और नौसेना उड़ान परीक्षण स्क्वाड्रन की सराहना की और कहा कि ये प्रणाली भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट ओजांग टाइम्स। खबरों के पोस्टमार्टम में अब रुख करेंगे अगली खबर की ओर। देश में कोयले की किल्लत से उत्पन्न बिजली संकट की स्थिति में अभी तो कुछ सुधार दिख रहा है, लेकिन केंद्र सरकार मॉनसून के समय में ऐसे हालात फिर पैदा होने की संभावना से चिंतित है। वहीं बिजली मंत्री RK सिंह ने एक बार फिर से सभी राज्यों को पत्र लिखा है कि वो अभी से कोयला आयात करना कवायद शुरू कर दे, ताकि मॉनसून और उसके बाद की स्थिति में घरेलू कोयला में मिश्रण करने के लिए पर्याप्त स्टॉक रहे। केंद्र ने राज्य सरकारों को उनके बिजली संयंत्रों में और निजी बिजली कंपनियों को कहा है कि वो घरेलू कोयला में 10% तक आयातित कोयले मिलाने के लिए बाहर से कोयला मंगवाएं। बिजली मंत्री ने राज्यों से कहा है कि अगर सभी से पर्याप्त तैयारी नहीं की गई तो मानसून में फिर से बिजली प्लांटों के पास कोयले की कमी पैदा हो सकती है। उन्होंने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल को खास तौर पर कहा है कि उनकी तरफ से या तो कोयला आयात की प्रक्रिया ही नहीं शुरू की गई या फिर प्रक्रिया की रफ्तार धीमी है। इन राज्यों ने हाल के महीने में कोयला संकट का सबसे ज्यादा रोना रोया था। अपने पत्र में बिजली मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर ये राज्य केंद्र के निर्देश के मुताबिक कोयला का स्टॉक नहीं उठाया तो उन्हें जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कोयला नहीं दिया जाएगा और उनके हिस्से का कोयला दूसरे राज्यों को आवंटित कर दिया जाएगा। बिजली मंत्री ने कहा है कि राज्यों को 31 मई 2022 तक कोयला आयात करने का ऑर्डर देना होगा, ताकि 30 जून तक 50% कोयला आयात किया जा सके। 31 अगस्त 2022 तक 40% तक कोयला आ सके और 31 अक्टूबर तक 10% कोयला आयात हो सके। इस फॉर्मूले के बीच का गणित यही है कि मानसून में जब कोयला आपूर्ति बाधित होती है तो राज्यों के पास पर्याप्त कोयला स्टॉक रहे। बिजली संयंत्रों की कुल जरूरत का 88% कोयला घरेलू स्तर पर प्राप्त होता है। बिजली मंत्रालय ने सभी बिजली कंपनियों और राज्य सरकारों को कहा है कि वो पर्याप्त कोयला स्टॉक रखने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट ओजांग टाइम्स। तो चलिए नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। 21 मई 1991 की एक ऐसी घड़ी जिसने इंडियन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर तहलका मचा दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, हर किसी के ज़बान पर सिर्फ यही शब्द थे, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के बारे में।
जिसमें राजीव गांधी एक मानव बॉम्ब का शिकार हुए। लेकिन अब उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्या के दोषियों को 31 सालों तक जेल में बंद रहने के बाद रिहा करने का फैसला किया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पैरा रिवलिन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। पैरा रिवलिन पिछले 31 सालों से जेल बंद हैं। बता दें कि पैरा रिवलिन ने अपनी रिहाई में होने वाली देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। वही साल 2018 में तमिलनाडु सरकार ने उन्हें रिहा करने की सिफारिश की थी। इसके बाद ये मामला कानूनी पेंच में फंस गया था। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पैरा रिवलिन को रिहा करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा, राज्य मंत्रिमंडल ने विचार विमर्श के आधार पर अपना फैसला किया था। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए दोषी को रिहा किया जाना उचित होगा। संविधान का अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को विशेष अधिकार देता है, जिसके तहत संबंधित मामले में कोई अन्य कानून लागू न होने तक उसका फैसला सर्वोपरि माना जाता है। बता दें कि 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के एक जनसभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 11 जून 1991 को पैरा रिवलिन को गिरफ्तार किया गया था। ये एक आत्मघाती हमला था। बम धमाके के लिए इस्तेमाल की गई 2 9 वोल्ट की बैटरी खरीदकर मास्टरमाइंड शिवरासन को पैरा रिवलिन ने ही दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे एजी पैरा रिवलिन को न्यायालय ने ये देखते हुए 9 मार्च को जमानत दे दी थी कि सजा काटने और पैरोल के दौरान उसके आचरण को लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने 47 वर्षीय पैरा रिवलिन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी की जांच पूरी होने तक उम्र कैद की सजा निलंबित करने का अनुरोध किया था, जिसमें उसने मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी यानी MDMA की जांच पूरी होने तक उम्र कैद की सजा निलंबित करने का अनुरोध किया था। बता दें कि पैरा रिवलिन को साल 1998 में टाडा कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। बाद में इस सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया था। हालांकि इसके बाद साल 2014 में इसे मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इसके बाद तमिलनाडु सरकार के फैसले के बाद इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने पैरा रिवलिन को जमानत दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसकी याचिका का विरोध किया। साथ ही कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने मामले को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेज दिया है, जिन्होंने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एक जमाना था जब हिंदुस्तान में भारतीय महिलाओं को एक ऐसे नजरिए से देखा जाता था कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज वही भारतीय महिला मिसाल बनकर उभरी है। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारतीय महिलाओं ने अपना परचम लहरा दिया है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने किया है। गुरुवार को इस्तांबुल में खेले गए महिला विश्व चैंपियनशिप के फ्लाईवेट वर्ग में फाइनल में थाईलैंड की जिटपोंग जुटामक्स को 5-0 से हरा दिया। जरीन ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान प्रतिद्वंदियों पर दबदबा बनाए रखा और फाइनल में थाईलैंड के खिलाड़ी को हराकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ 2019 एशियाई चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता जरीन विश्व चैंपियनशिप बनने वाली सिर्फ 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई है। भारत का 4 साल में इस प्रतियोगिता में ये पहला स्वर्ण पदक है। निखत वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की 5वीं महिला मुक्केबाज बन गई है। उनसे पहले MC मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी RL और लेखा CAC ने भी ये कारनामा किया है। इस मुकाबले में निखत ने पहले धीमी शुरुआत की थी। वो लगातार थाईलैंड के खिलाड़ी से दूरी बना रही थी, लेकिन बाद में निखत जरीन ने चतुराई के साथ अंक हासिल किए। जहां
जीतपोन जुतामस ने पंच लगाकर अंक हासिल करने की कोशिश की, लेकिन निखत जरीन बार बार उनसे बचती रहीं। वहीं इससे पहले उन्होंने 52 वर्ग के सेमीफाइनल मैच में ब्राजील की कैरोलिन डी एल्मेडा को 5-0 से मात दी थी। साथ ही निखत के अलावा 2 अन्य मुक्केबाजों ने कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। इसके साथ ही निखत की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, उजांग टाइम्स। तो चलिए नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। उनके बीच की जंग किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब ये 36 का आंकड़ा टूट गया है। जी हां, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने निजी कारणों का जिक्र करते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। आपको बता दें कि पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल बैजल को 31 दिसंबर 2016 को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने नजीब जंग की जगह ली थी। अनिल बैजल का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद जल्द ही सरकार नए उपराज्यपाल की घोषणा कर सकती है। दिल्ली में 3 विषय भूमि, सेवा और कानून व्यवस्था सीधे उपराज्यपाल के दायरे में आते हैं। सेवा विभाग पर नियंत्रण का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। जुलाई 2018 में उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद कि दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह से बंधे हैं। पिछले साल जुलाई में भी आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनाव पैदा हुआ, जब बैजल ने किसान आंदोलन संबंधी मामलों में पैरवी के लिए दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर वकीलों की सूची को खारिज कर दिया था। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इस साल मार्च में केजरीवाल के एक ट्वीट के बाद बैजल के हटने की अटकलें तेज हो गईं। केजरीवाल ने ट्वीट किया था, क्या लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को दिल्ली का अगला उपराज्यपाल बनाया जा रहा है? आपको बता दें कि अनिल बैजल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच कई बार विवाद हुआ है। अपने अधिकारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कई बार अनिल बैजल पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री के कई ऐसे फैसले थे जो अनिल बैजल ने उपराज्यपाल रहते हुए बदले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, उजांग टाइम्स। अब अनिल बैजल के स्थान पर किसकी नियुक्ति होगी, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन सूत्रों के संकेत दे दिया है कि केंद्र नौकरशाह को उपराज्यपाल बनाने की लंबे समय से जारी परंपरा के बजाय किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त कर सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए खबरों के पोस्टमार्टम में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे उजांग टाइम्स पर। नमस्कार।